बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के छठे पाठ प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार माने जाते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते परसाई जी का एक व्यंग्य निबंध है। इसमें प्रेमचंद के फटे जूतों को लक्ष्य करके लेखकों की दशा पर व्यंग किया गया है। जो व्यक्ति समाज की बुराइयों पर ठोकरें मारता है, समाज उसे बदले में क्या देता है, इसका वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से उन्होंने इस पाठ में किया है। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी है। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पांवों में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने के कारण बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है। छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। बच्चों, अब लेखक हरिशंकर परसाई कह रहे हैं कि मेरे सामने प्रेमचंद का एक चित्र है और उस चित्र में वो पत्नी के साथ खड़े फोटो खिंचवा रहे हैं। अब उन्होंने क्या पहन रखा है, वो कैसे दिख रहे हैं। उनके सर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, धोती कुर्ता उन्होंने पहन रखा है और उनकी कनपटी जो है चिपकी हुई है। गालों की हड्डियां हैं, उभरी हुई हैं, यानी गालों में से हड्डियां निकली हुई हैं, कमजोर से लग रही हैं, पर घनी मूछें, लेकिन उनके चेहरे पर घनी मूछें हैं। और पैरों में क्या पहन रखा है, कैनवास के जूते। कैनवास बच्चों कपड़े के जूते होते हैं और उसके बंद जो है बेतरतीब। बेतरतीब का मतलब है उल्टे सीधे बंधे हुए हैं। बंद जो होते हैं बच्चों, फीता जो होता है, फीते के जो एंड में एक लोहे की पतरी लगी होती है, जिससे वो फीता खुले ना, उसके धागे ना निकले। तो जो बंद है उस फीते के, वो निकले हुए हैं, यानी लोहे की वो पतरी निकली हुई है, जिससे बंद के जो सिरे हैं फैल गए हैं। और जब उन सिरों को जूते के छेद में डाला जाता है तो वो उनको डालने में बहुत परेशानी होती है। तब जो बंद हैं ऐसे ही कस लिए जाते हैं किसी तरह से। दाहिने पांव का जूता ठीक है। अब लेखक कह रहा है कि दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, लेकिन बाएं पांव के जूते में बड़ा छेद हो गया है। यानी आप एक चीज देखिए बच्चों कि लेखक प्रेमचंद फोटो खिंचवा रहे हैं पत्नी के साथ और उस पर भी उनका जूता जो है सामने से फटा हुआ, बाएं पैर का जूता, और वो भी सामने से उनके पैर में छेद है और उंगली बाहर निकल रही है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। अब जो चीज फटी होती है, खराब होती है, उसी पर आकर के दृष्टि व्यक्ति की अटक जाती है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। आमतौर पर बच्चों क्या करते हैं हम लोग, हमारे सोने के कपड़े अलग, शादी में जाने के कपड़े अलग, घर में पहनने वाले अलग, विद्यालय जाने वाले अलग। तो हर जगह की स्थान के हिसाब से और ओकेजन के हिसाब से, परिस्थिति और घटना के हिसाब से हमारे कपड़े जो हैं बस अलग अलग होते हैं। लेकिन जब प्रेमचंद को लेखक देखते हैं तो वो कहते हैं कि इनके पास पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। ये जैसे होते हैं वैसे ही फोटो में दिख जाते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इनके जीवन में किसी प्रकार का दिखावा नहीं है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान का सहारा लेकर के
कोशिश की होगी कि दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे और बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। बच्चों, यहाँ पर साहित्यिक पुरखे शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरखे का अर्थ होता है पूर्वज। तो यहाँ पर पूर्वज किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद जी को पूर्वज कहा गया है। तो उन्हें पूर्वज कैसा कहा गया है? साहित्य का पूर्वज, साहित्य का पुरखा कहा गया है। अर्थात साहित्य में, हिंदी साहित्य में उनका स्थान जो है सबसे ऊपर है, इसलिए उन्हें साहित्य का पुरखा कहा गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया साहित्यिक पुरखा। अब आगे बढ़ते हैं कि उनकी जो जूता है उसमें से उंगली निकल रही है, लेकिन और वो फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन इस पर भी उन्हें कोई झेप नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं हो रहा, कोई लज्जा नहीं आ रही कि मैं फटे हुए जूते के साथ फोटो खिंचवा रहा हूँ। अपितु क्या है? अपितु उनके चेहरे पर एक बेपरवाही है। उनका जो उनके चेहरे पर कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं नजर आती, अपितु एक विश्वास नजर आता है। जब फोटोग्राफर का एक लेखक कहता है कि जब फोटोग्राफर ने उन्हें रेडी प्लीज कहा होगा, रेडी प्लीज यानी फोटो खिंचवाने से पहले क्या होता है कि फोटोग्राफर कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, तब प्रेमचंद जी ने बड़े अपने हृदय के गहरे कुएं से मुस्कान को खींचकर बाहर निकाला होगा, इसलिए उनके चेहरे पर अधूरी मुस्कान है। यानी जब वो उस मुस्कान को अपने हृदय से बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहे होंगे, तभी फोटोग्राफर ने क्लिक कह दिया होगा और इनकी फोटो खिंच गई। और उसके बाद उनके चेहरे पर कैसी मुस्कान है? अधूरी। तो लेखक कहते हैं हरिशंकर परसाई कि उनके चेहरे पर ये जो अधूरी मुस्कान है, ये वास्तव में मुस्कान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वे स्वयं किसी का उपहास उड़ा रहे हैं, किसी की हंसी उड़ा रहे हैं, किसी के प्रति मजाक कर रहे हैं। ये व्यंग है, अर्थात जो उनके चेहरे पर मुस्कान है ये व्यंग भरी मुस्कान है, जो किसी का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत हो रही है। जबकि क्या है, उनके फटे हुए जूतों को देख करके किसी और को उनका मजाक उड़ाना चाहिए, जबकि उनके चेहरे पर खुद ही इतना विश्वास है फटे जूते पहनने के बाद भी। और अधूरी जो मुस्कान है ये स्वयं व्यंग मुस्कान है, स्वयं किसी का उपहास उड़ाती हुई प्रतीत होती है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ता चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। अब लेखक कहते हैं कि मुझे ये देखकर बड़ी तकलीफ होती है कि किसी के पास फोटो खिंचाने तक के लिए भी जूते नहीं हैं। यानी फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार होकर जाते हैं कि हमें फोटो खिंचानी है, कि हमारी फोटो अच्छी आए, ठीक है। लेकिन हरिशंकर परसाई कहते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ होती है ये देख करके कि किसी के पास फोटो खिंचाने के लिए भी जूते नहीं हैं। और ये बहुत जीवन की ट्रेजेडी बताया है। ट्रेजेडी आपको पता है, एक ऐसी कहानी जिसका अंत दुखद पूर्ण होता है उसे ट्रेजेडी कहते हैं हम अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये बहुत ही ट्रेजेडी है उस व्यक्ति की जिसके पास फोटो खिंचाने भर के जूते नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि यह फोटो देखते देखते जब मैं तुम्हारी ये फोटो देखता हूँ जिसमें तुमने फटे जूते पहने हैं और तुम्हारे मुख पर अधूरी मुस्कान है, वो भी व्यंग भरी, तो मैं
तुम्हारे भीतर क्लेश मीन्स दुख, तकलीफ को महसूस कर सकता हूँ और मैं उसे महसूस करना भी चाहता हूँ और महसूस करके रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द जो है मुझे एकदम रोक देता है जब मैं तुम्हारी ये व्यंग भरी मुस्कान देखता हूँ, क्योंकि तुम्हारी यह व्यंग भरी मुस्कान देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी तो तुम किसी पर हंस रहे हो। यहाँ पर लेखक ये भी अनुमान लगाता है कि शायद पत्नी ने आग्रह किया होगा, उन्हें बार बार कहा होगा कि फोटो खिंचा लीजिए, इसलिए उन्होंने चल भाई कह करके फोटो खिंचाने के लिए बैठ गए होंगे। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे की कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही नहीं मांगते बने। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। लोग तो इत्र चिपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में भी खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। लेखक कहता है कि जो प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद है, उनको फोटो खिंचाने का पता नहीं, अर्थात फोटो का महत्व वो बिल्कुल नहीं समझते हैं। आज क्या है, आज के समय में गंदे से गंदे आदमी के फोटो में भी खुशबू आती है, यानी जब वो फोटो खिंचाने लगते हैं तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी फोटो से भी खुशबू आए, अर्थात हमारी फोटो बहुत सुंदर आए। कुछ लोग गाड़ी मांग लेते हैं बारात निकालने के लिए, कुछ लोग कोट मांग लेते हैं वर दिखाई करने के लिए, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बीवी भी मांग लेते हैं फोटो खिंचाने के लिए। और तुम हो कि फोटो का महत्व नहीं समझते और इन फटे जूतों में ही फोटो खिंचवा रहे हो। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब बच्चों, टोपी जो है सिर पर रखी जाती है और सम्मान का प्रतीक होती है। जूता पैरों में पहना जाता है और तुच्छ समझा जाता है टोपी से, ठीक है। लेकिन जूते की कीमत हमेशा ज्यादा होती है और टोपी हमेशा हमें जूते की अपेक्षा सस्ती मिलती है, यानी जूता अधिक कीमती है मूल्य के हिसाब से देखें। लेकिन लेखक कहते हैं, हरिशंकर परसाई कहते हैं कि आज इस जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। अब यहाँ पर जूते को, टोपी को अनेक सम्माननीय और गुणी लोगों से कंपेयर किया है लेखक ने, यानी टोपी को गुणी व्यक्ति बताया है और कहा है कि आज वर्तमान समय में अनेकों गुणी व्यक्ति जो हैं वह बुराइयों से भरे हुए, दुर्गुणों से भरे हुए व्यक्तियों के आगे झुकने को मजबूर हो जाते हैं। अर्थात ये जूते पर झुकने को विवश हो जाते हैं। लोग अपने सामर्थ्य के बल पर अनेकों टोपियों अर्थात सम्मानित और गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने के लिए विवश कर देते हैं और लोग भी अपना स्वाभिमान भूल करके अपना सिर उनके आगे झुकाते हैं। तो लेखक हरिशंकर परसाई ने यहाँ पर जूतों को अधिक कीमती बताया है और उन जूतों पर अनेकों गुणी व्यक्ति और सम्माननीय व्यक्ति झुकने को विवश हैं, अर्थात अनेक टोपियां उनके आगे झुकने को विवश हैं। यहाँ पर टोपियों को हरिशंकर परसाई ने गुणी और सम्माननीय व्यक्तियों से कंपेयर किया है, उनसे तुलना करी है।
लेखक कहते हैं कि यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। लेखक कहते हैं कि मुझे यह जो विडंबना थी, यह जो व्यंग्योक्ति थी, मुझे पहले कभी इतनी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, क्योंकि जब मैं लेखक प्रेमचंद को देखता हूँ कि वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, कैसे व्यक्ति हैं, महान उपन्यासकार हैं, उपन्यास सम्राट हैं, युग प्रवर्तक लेखक हैं और कथाकार हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जब मैं देखता हूँ और उसने फटे हुए जूते पहने हुए हैं, तो मेरे मन में एक ख्याल आता है, तो ये मुझे चुभती है बात कि आज अनेकों टोपियां, अनेकों गुणी व्यक्तियों को निर्गुणी और बुराइयों से भरे हुए व्यक्तियों के आगे झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर गया है, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है और पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। बच्चों, ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, इस पंक्ति को। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दा घर में किस लिए लगाया जाता है बच्चों? कि घर की बातें सामने वाले तक ना पहुंचे, घर की चीजें घर के अंदर रहें, ना कुछ दिखाई दे सामने वाले को, ठीक है, और ना बाहर की धूल धड़ककर अंदर आ सके, ठीक। तो बचाव के लिए पर्दा लगाया जाता। उसी तरह से जो हरिशंकर बरसाई हैं, वो कहते हैं कि तुम अपने जीवन में पर्दे का महत्व नहीं समझते। अर्थात लोगों की एक प्रवृत्ति होती है बच्चों कि वो बुराइयों को छुपाते हैं और उनको छुपाने के लिए वो अनेक तरह के प्रयास करते हैं ताकि हमारी बुराइयां किसी दूसरे को ना दिखें, सिर्फ अच्छाइयां ही दिखें। और वो कभी भी अपनी बुराइयों को दूसरे के सामने आने देना नहीं चाहते हैं। तो जो लेखक हैं, उनका जूता भी वो कहते हैं मेरा जूता भी फटा है, लेकिन मेरा जूता कहाँ से फटा है? नीचे से फटा है, तले से फटा है। तो सामने से दिखता नहीं है कि वो फटा है, लेकिन मुझे पता है वो फटा है तले से। और जब मैं चलता हूँ तो तला घिसता है और इतना घिस जाता है कभी कभी कि मेरा जो तला है वो लहूलुहान भी हो जाता है, उसमें से खून निकलने लगता है और मुझे बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन सामने से लोगों को अच्छा दिखता है, उसमें कोई कमी नहीं दिखती। यानी यहाँ पर कवि ये बता रहा है लेखक कि हम बुराइयों को छिपा लेते हैं। हमारे जीवन की प्रवृत्ति है कि हम अपनी बुराइयों को छिपा लेते हैं। यहाँ पर जो है तले को छुपाने से की तुलना लेखक ने बुराइयों को छुपाने से की है, ठीक है। यहाँ पर लेखक ने अपने अंगूठे को छुपाने की तुलना किससे की है? बुराइयों से की है, जीवन की बुराइयों से की है कि हम व्यक्ति जो होते हैं, मनुष्य जो होता है, अपनी बुराइयों को जीवन में छुपाने की कोशिश करता है और वो हमेशा अच्छा दिखने का प्रयास करता है, अपनी अच्छी बातों को दूसरे के सामने लाने का प्रयास करता है। और मेरा भी जो जूता है वो तले से फटा है, आगे से बिल्कुल नया है, नया दिखता है, इसलिए लोगों को लगता नहीं कि मेरा जूता फटा है। लेकिन उसके एवज में क्या हो रहा है, कभी कभी मेरा तला लहूलुहान हो जाता है चलते चलते और मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और दूसरी तरफ प्रेमचंद क्या है, उनका जूता जो है सामने से फटा है, उंगली बाहर निकल रही है, लोग देख रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद पर्दे का महत्व बिल्कुल नहीं समझते। प्रेमचंद ने अपनी बुराइयों को कभी भी छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे जैसे भीतर से थे वैसे ही बाहर दिखने का प्रयास करते थे। और जबकि दूसरे लोग पर्दे की आड़ में कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं जीवन में, कुछ भी हमेशा अच्छा दिखने का प्रयास लोगों के सामने करते हैं। लेकिन प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व था इससे उलट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तुम फटा जूता भले बड़े ठाठ से पहनो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी में नहीं इस तरह खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के छाप दे।
यानी लेखक हरिशंकर परसाई कहते हैं कि जीवनी में बायोग्राफी, यदि कोई मेरी जीवनी लिखे और मेरी जीवनी छापे तो भी मैं फोटो जो है बिना इस तरह से फटे जूते के साथ कभी ना खिंचवाऊं, चाहे वो मेरी बिना फोटो के ही जीवनी क्यों ना छाप दे। तुम्हारी यह मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? अब लेखक ही कहता है, प्रेमचंद जी की व्यंग भरी मुस्कान को देखकर कहता है कि तुम्हारी जो ये मुस्कान है, व्यंग भरी मुस्कान, जो दूसरों पर हंसती हुई सी प्रतीत होती है, ये मेरे हौसले जो है, मेरे विश्वास को कम कर देती है। इसका क्या मतलब है? ये कौन सी मुस्कान है? क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई है? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है, वही मुस्कान मालूम होती है। बच्चों, ये प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं, गोदान उपन्यास है और पूस की रात कहानी है। मंत्र उनकी एक कहानी है और कफन भी एक कहानी है। और ये सारे जो कैरेक्टर दिए हैं, हल्कू, माधो और सुजान भगत और होरी, ये सब उन कहानी और उपन्यासों के कैरेक्टर हैं, पात्र हैं। तो उस समय जो मुस्कान थी, क्या ये वही मुस्कान है? मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक। अब लेखक पूछता है कि तुम्हारा ये जूता कैसे फट गया, क्योंकि चलते हैं तो हमारा जूता नीचे से घिसना चाहिए, लेकिन प्रेमचंद जी का जूता कहाँ से फटा बच्चों? आगे से फटा है, यानी आगे से उसमें छेद है, नीचे से नहीं घिसा हुआ है। मेरी जनता के लेखक, यहाँ पर लेखक हरिशंकर परसाई ने उन्हें जनता का लेखक कहा है। अब प्रेमचंद की एक विशेषता और जुड़ गई है, वह है जनता का लेखक। जनता का लेखक इसलिए कहा है लेखक ने इसे, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार की जो समस्याएं होती हैं, आम आदमी की जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो शोषण से संबंधित हो, चाहे किसी भी उनके जीवन के किसी भी पहलू से संबंधित हो, आम आदमी की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के उन्होंने कहानियां, उपन्यास और नाटक लिखे हैं। तो उन्होंने आम आदमी को लेकर के अपना लेखन क्षेत्र आगे बढ़ाया है, इसलिए उन्होंने प्रेमचंद जी को जनता का लेखक कहा है। ठीक है, अब आगे लेखक कहते हैं कि क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने में जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। अर्थात यहाँ पर जो लेखक हरिशंकर परसाई है, वो प्रेमचंद से कहते हैं कि तुम्हारा जूता जो है आगे से फटा है, लेकिन चलने फिरने से तो जूता खाली घिसता है। क्या तुमने बहुत सारे चक्कर लगाए हैं बनिए के तकादे के, इसलिए तुम्हारा जूता घिस गया? या कुंभन दास की तरह फतेहपुर सीकरी आने जाने में तुम्हारा जूता घिस गया? आवत जात पनैया घिस गई, आने और जाने में पनैया मिस जूता घिस गया, और बिसर गयो हरि नाम, और हरि का नाम बिसर गया, भूल गया। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि क्या आने जाने में, बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने में, बनिए के तकादे में चक्कर लगाने में, सामान खरीदने में क्या तुम्हारा जूता घिस गया है? आगे देखिए बच्चों, और ऐसे बुला कर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। जलने में जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो कर सकते थे। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी चली जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने बताया कि पूरे प्रेमचंद से वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जूता ना
घिसा नहीं है, आगे से फटा है। तो तुम्हारे जूते को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा जूता चलने से नहीं फटा है, अपितु तुमने क्या किया है, किसी सख्त चीज पर अपने जूते के आगे के भाग से कहीं टक्कर मारी है, जिससे टक्कर मार मार के तुम्हारा जूता आगे से फट गया। और किसी ऐसी चीज पर टक्कर मारी है जो परत दर परत मिट्टी जहाँ पर जमा हो जाती है बच्चों, और टीला सा बन जाता है। वो टीला कैसा होता है, बड़ा ही सख्त होता है, और उस पर अगर पैर चलाते हैं, जूता मारते हैं, तो जूता आगे से फट ही जाएगा। तो लेखक यही कहता है कि तुमने किसी टीले पर पैर मार मार करके अपना जूता फाड़ दिया है, क्योंकि तुम्हारा जूता नीचे से घिसा नहीं है, आगे से फटा है। अब ये टीला क्या है, यहाँ पर बच्चों टीले को की तुलना कवि ने, लेखक ने सामाजिक बुराइयों से की है। जो समाज की बुराइयां हैं उनके साथ लेखक प्रेमचंद ने कभी भी समझौता नहीं किया है। प्रेमचंद ने सामाजिक कुरीतियों से लड़े हैं, हमेशा उनके साथ समझौता नहीं किया। तो ये जो टीला है, इनसे बचकर, सामाजिक बुराइयों और शोषण से बचकर निकलने का उन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया, अपितु उनके साथ हमेशा लड़े हैं, उनके विरुद्ध संघर्ष किया है। तो यहाँ पर जो टीले को किससे कंपेयर किया गया, सामाजिक कुरीतियों से, सामाजिक शोषण से, जिनसे प्रेमचंद ने कभी हार नहीं मानी और लड़ते लड़ते अपना जूता फाड़ लिया, संघर्ष करते हुए अपना जूता फाड़ लिया। लेखक कहते हैं कि जिस तरह से नदियां होती हैं, अगर रास्ते में टीला आ जाता है या पहाड़ आ जाते हैं, तो वो क्या करती हैं, अपना रास्ता बदल लेती हैं और रास्ता बदल करके फिर से बहने लगती हैं। लेकिन तुमने क्या किया है, अपने जीवन से की बुराइयों से समझौता नहीं किया है। उसी प्रकार तुम ऐसी नदी नहीं हो जो अपने जीवन की बुराइयों से समझौता कर ले। अपितु तुमने क्या किया, रास्ता नहीं बदला, अपने जीवन का मार्ग नहीं बदला, अपने जीवन के आदर्श नहीं छोड़े, उन पर डटे रहे और अपना जूता फाड़ लिया। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीरें थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अब यहाँ पर प्रेमचंद जी के एक उपन्यास गोदान के एक पात्र का जिक्र किया गया है कि जिस तरह से होरी ने अपने जीवन भर अपने नेम धर्म को पूरा किया, अपने धर्म के आदर्शों पर चले, धर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं किया, उसी प्रकार से प्रेमचंद ने भी अपने जीवन के आदर्शों को कभी नहीं छोड़ा, अपने जीवन के आदर्शों का उल्लंघन नहीं किया। यानी पाठ में जो है प्रेमचंद और होरी दोनों की एक ही कमजोरी की ओर संकेत किया है लेखक ने, और वो कमजोरी क्या है, नेम धर्म का पक्का होना। दोनों ने कभी धर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं किया, वे अपने मूल्यों पर डटे रहे, अपने आदर्शों पर डटे रहे, अपनी मर्यादाओं की रक्षा के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया, मुसीबतें झेली। तो दोनों की जो कमजोरी थी वो नेम धर्म वाली कमजोरी थी। लेकिन लेखक हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के नेम धर्म को बंधन नहीं माना है, उन्हें मुक्ति बताया है, उनकी जो व्यंग भरी मुस्कान है उसको देख करके। आगे देखिए बच्चों, तुम्हारी ये पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? तो बच्चों यहाँ पर जो है लेखक बताते हैं कि प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उसकी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने उसकी तरफ हाथ से भी इशारा नहीं किया, यानी हाथ से इशारा करके भी ये नहीं बताया कि ये सामाजिक बुराइयां हैं। अपितु क्या किया, उसे इतना घृणित समझते थे, इतना घृणा से युक्त समझते थे कि उन्होंने हाथ की नहीं अपितु पैर की उंगली से इशारा करके समाज को बताया और उससे सावधान होने के लिए कहा। ठीक है, यानी
अपनी सामाजिक बुराइयों और शोषण को उन्होंने इतना घृणित समझा है कि हाथ की उंगली से नहीं अपितु पैर की उंगली से इशारा करके बताया है। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग भरी मुस्कान भी समझता हूँ। लेखक हरिशंकर परसाई कहते हैं कि मैं तुम्हारी उंगली का इशारा समझता हूँ कि तुम अपनी उंगली से किस पर इशारा कर रहे हो, और तुम्हारे मुख पर आई हुई यह व्यंग भरी मुस्कान भी समझ रहा हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम तो कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम अपनी उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश नहीं कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? अब लेखक कहते हैं कि मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हारी हंसी समझ रहा हूँ, तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान समझ रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम हम सब पर हंस रहे हो, क्योंकि हमने क्या किया है, हर हालत में अपना नुकसान किया है। हमने क्या किया है, तलवा घिसा लिया है और उसमें से खून निकल रहा है, लहू लुहान हो गए हैं, दर्द सह रहे हैं, लेकिन हमारा जूता सही सलामत दिख रहा है, अर्थात हम बाहर से भले चंगे दिख रहे हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान का, अपने चरित्र का नाश करते चले जा रहे हैं। और तुमने क्या किया है, तुमने अपना चरित्र, अपना स्वाभिमान बचाए रखा और तुम्हारा जूते का ठोकर मार मार के सामाजिक कुरीतियों से, सामाजिक शोषण से तुमने अपना जूता फाड़ लिया, लेकिन तलवा बचाए रखा, अर्थात अपने स्वाभिमान को, अपने चरित्र को बचाए रखा, और हमने उसे ढांकने में अपना चरित्र बर्बाद कर दिया। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान समझता हूँ। अब लेखक हरिशंकर परसाई कहते हैं, मैं तुम्हारी इस फटे जूते की बात अब समझ गया हूँ। तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान जो तुम्हारे मुख पर है, जिससे तुम लोगों को हंस रहे हो, लोगों का मजाक उड़ा रहे हो, अब मैं उसे समझ रहा हूँ। तुम्हारी जूते से निकलती हुई इस उंगली के इशारे को भी अब मैं समझ गया हूँ। तो बच्चों, ये पाठ अब प्रेमचंद के फटे जूते यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।